आज हिंदी दिवस है। सभी को हिंदी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। काशी कला कस्तूरी के सभी श्रोताओं को, सभी नाजरीन को मेरा आदाब। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज इस अवसर पर हमारे साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर अवधेश पठान सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, काशी कला कस्तूरी के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आभारी हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज काशी कला कस्तूरी के मंच से हिंदी दिवस के अवसर पर भारतेंदु की काशी इस विषय पर मुझे श्रोताओं से और अपने दोस्तों से, बहनों और भाइयों से कुछ कहने का मौका मिल रहा है। जैसा कि सभी जो बीएचयू के विद्यार्थी हैं या और लोग ही हैं जो हम इस पढ़ने लिखने से लोग जुड़े हुए हैं, उनके सामने अवधेश पठान सर की शख्सियत, उनका व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसलिए मैं बिना परिचय देते मैं चाहूंगी कि सर अपना व्याख्यान शुरू करें। इस पे भारतेंदु और काशी, आपका व्याख्यान होगा भारतेंदु और काशी पर, और उस भारतेंदु पर जो एक नौजवान यानी 35 साल की उम्र में उसके नाम से एक युग जाना जाता है, भारतेंदु युग। तो इस अहम शख्सियत पर और जो इंसान जुड़ा हुआ था बनारस से, काशी से, तो आज हम लोग भारतेंदु और काशी पर सर का लेक्चर सुनेंगे, व्याख्यान सुनेंगे। तो सर, आपसे हम लोग सुनना चाहेंगे। हिंदी और भारतेंदु, भारतेंदु और काशी, ये एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं कि जब हिंदी की बात होगी तो भारतेंदु की बात होगी, और भारतेंदु की बात होगी तो काशी हमारे जहन में आएगी, और हमारे मन के भीतर जो आंखें हैं उनके सामने काशी आएगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस तरह अपने को हिंदी से और काशी से एक कर दिया था। इसीलिए आज हिंदी दिवस के मौके पर भारतेंदु और उनकी काशी को याद करना मानो अपने को ही देखना और पहचानना है, अपनी ही काशी को देखना और पहचानना है। और अपने को देखे और पहचाने बगैर हम अपनी भाषा को, अपने आप को और हमारा इतिहास जो आगे भविष्य की ओर बढ़ रहा है उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए जरूरी है कि हम इस संबंध को पहचानें और इस पर बात करें। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्वज कलकत्ते में व्यापार करते थे और बहुत समृद्ध व्यापारी थे। इतने समृद्ध कि अंग्रेजी राज के दौर में, यानी कंपनी राज के समय में, अंग्रेज व्यापारी उनकी मदद से, यानी उनकी आर्थिक मदद से भी अपना व्यापार यहाँ बढ़ाते थे। यानी उनके पूर्वजों का संबंध अंग्रेजों से बहुत घनिष्ठ था। और इस तरह से आप यह भी कह सकते हैं कि अंग्रेजों के साथ जो उनकी दोस्ती थी, आप उसको देशभक्ति के साथ नहीं जोड़ सकते। लेकिन उनके पूर्वज जब बनारस आए और यहाँ भी उन्होंने उसी तरह से अपना एक समृद्ध व्यापार कायम किया, वही प्रतिष्ठा हासिल की, उसी परिवार में भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में आते हैं और अपने परिवार की इस चली आती हुई अंग्रेज परस्त
जो परंपरा है उसमें वो एक ब्रेक, उसमें एक कहना चाहिए कि ब्रेक थ्रो, एक बिल्कुल नई परंपरा शुरू करते हैं। और वह परंपरा है जो राजभक्ति से देशभक्ति की ओर जाती है। और बनारस जैसे पुराने समाज में ही वो एक ब्रेक थ्रो करते हैं जो पुराने से नए मूल्यों की ओर जाती है। इसीलिए अब हम उनको हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहते हैं। तो ये शुरुआत हिंदी नवजागरण की और हिंदी क्षेत्र में देशभक्ति की, ये भारतेंदु उसके बड़े अग्रणी नायक हैं। और बहुत कम उम्र में, यानी 19 की उम्र में ही वो अंग्रेजी राज के अंग्रेजी अधिकारियों के भी बहुत प्रिय थे। इसके बावजूद उनकी जो दिली जो वास्तगी है, जो उनका हार्दिक संबंध है, वो अपनी जनता से है। और इसलिए जनता की जो दुर्दशा है, जनता की जो बदहाली और कंगाली है, उसकी ओर से वो अपनी आंखें फेर नहीं सकते थे। अपनी भाषा से जो उनका संबंध है वो उनके खून में है। और इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत छोटी उम्र में जो कवि वचन सुधा पत्रिका निकालते हैं, उस पत्रिका के माध्यम से वो इस दुर्दशा का, कंगाली का, बदहाली का चित्र खींचना शुरू करते हैं। और उसके साथ ही साथ ऐसे नाटकों की रचना करते हैं, ऐसी कविताएं हमें देते हैं जिनमें बनारस का पूरा रंग हमें मिलता है। उसमें हिंदी की काव्य परंपरा तो है ही, लेकिन हम देख सकते हैं मसलन उनका एक नाटक है प्रेम जोगिनी। इस प्रेम जोगिनी नाटक में बनारस का अच्छा पहलू और बनारस का बुरा पहलू दोनों मौजूद है। उसमें एक पात्र, मजे की बात है कि अच्छा पहलू गद्य में है और जो उसका बुरा पहलू है वो कविता में है। जबकि हम मानते हैं कि कविता आम तब रोमांटिक मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है और गद्य के माध्यम से यथार्थवाद की ओर लेखक जाता है। और इसीलिए उस जमाने में अखबार निकाले गए, पत्रिकाएं निकली और अधिक से अधिक साहित्य को जिंदगी का जो यथार्थ है उसके नजदीक लाया गया। तो उसका माध्यम गद्य ही था। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने उसको गद्य काल कहा था, क्योंकि सब विधाओं पर गद्य का बोलबाला है और कविता कहीं कोने में छपती है, अखबार के बीच में कहीं एक तरफ कविता को जगह रहती है। तो रंगमंच पर पहले पूरी तरह कविता छाई हुई थी, अब रंगमंच पर समाचार हैं, टिप्पणियां हैं, हास्य व्यंग्य है, रोज रोज के समाचार हैं, पाठकों की प्रतिक्रियाएं हैं और उन्हीं के बीच में कहीं कविता भी है। तो अब कविता मुख्य विधा नहीं रह गई, उसमें से एक विधा रह गई। तो ये गद्य की विशेषता थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के यहाँ जो गद्य में बोलता है पात्र, वह बनारस की बहुत ही रेटोरिक जिसको कहते हैं, उसे तीर्थयात्रियों को आकृष्ट करना है, तो वो बदलाता है, ये है काशी। तो उसमें काशी के एक से एक बड़े रईसों के नाम गिनाता है। फिर वो बनारस के एक से एक दिग्गज विद्वानों के नाम लेता है, बापूदेव शास्त्री, काशीनाथ शास्त्री और तमाम। उसी तरह से वह काशी के मंदिरों और तीर्थों की चर्चा करता है और काशी के तीर्थों के साथ साथ इसके त्योहारों, पर्वों की का जिक्र करता है और लंबे लंबे वाक्य बोलता है, जैसा कि रेटारिक की विशेषता होती है। लेकिन एक बात ऐसा है जो कविता बोलता है,
और जाहिर है कि उसके भीतर से भारतेंदु बोल रहे हैं। भारतेंदु बनारस को प्यार करते हैं, और हम जिसको प्यार करते हैं उसकी अच्छाई और बुराई दोनों से वाकिफ होते हैं, दोनों को ठीक ठीक जानते हैं। तो ज्ञान और परिचय से प्रेम का बहुत गहरा संबंध है। जो प्रेम करता है उसको ठीक ठीक जानता है। वह वे सैलानी नहीं है कि दूर से आए और बनारस को देख गए, इसलिए केवल सराहना करना ये तो एक दूर के सैलानी का काम हो सकता है। लेकिन भारतेंदु बनारस के अपने हैं और खास हैं, और जो अपनों की बुराई है वो दर्द दे जाती है, वो दर्द उस कविता में शामिल है। इस रूप में देखना चाहिए। हालांकि वो परिहास में, हंसी मजाक की भाषा में, खास रंग में, जो बनारस का अपना रंग है, उस रंग में वो कविता कही गई है। लेकिन बनारस के बारे में हम लोग गांव देहात में भी अब तक लोग, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बनारस में कोई भूखा नहीं सोता, क्योंकि जैसे वहां के अधिष्ठाता बाबा विश्वनाथ हैं, जो मौजी हैं और उनको खाने पीने का कोई उनको उसकी फिक्र नहीं होती। लेकिन अन्नपूर्णा अधिष्ठात्री हैं, जो घर की पूरी व्यवस्था करती हैं, खाने पीने का इंतजाम करती हैं, इसलिए बनारस में कोई भूखे पेट नहीं सोता। ये हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। तो उसमें एक पात्र जब कहता है कि भूखे पेट कोई नहीं सुतता, ऐसी है एक काशी, तो सोना की जगह सूतना, ये जो भोजपुरी क्रिया है, ये उनकी खास हिंदी का अपना ढंग है। कोई भूखे पेट नहीं सोता। और तब उस पर उसकी टिप्पणी है। ये जो बनारस के बारे में चारों फैली हुई बात है, ये वो दौर है जब अंग्रेजी राज की वजह से हर साल अकाल पड़ रहे हैं, जब अकाल में लाखों लोग मर रहे हैं, और थॉमस ई हीलैंड की जो इंडस्ट्रियल कमीशन थी, उसमें मालवीय जी महाराज ने बड़े विस्तार से इन अकालों का विवरण दिया था। दादा भाई नौरोजी की अगर किताब पढ़ें तो आप उसमें पाएंगे कि अंग्रेजी राज ने जो कयामत बर्पा की थी भारत पर, तो उसका एक बहुत बड़ा वरदान यही था, अकाल, दूसरा हैजा, तीसरा प्लेग। तमाम उस दौर के जो हिंदी उर्दू के लेखक हैं, उन्होंने छुपा के चाहे खोल के अंग्रेजी राज के इन वरदानों की प्रशंसा की है। यानी प्रशंसा, मैं सिंगल इन्वर्टेड कामा में ये बात कह रहा हूं। तो भूखे पेट कोई नहीं सुतता, तो उसको ये बात दर्द दे जाती है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। अंग्रेजी राज में कभी ये नहीं हुआ। अंग्रेजी राज में तो ये भूख ही बढ़ती गई, अकाल ही बढ़ता गया। तो वो बनारस की जो ये बुरी छवि है, लेकिन कहना चाहिए कि ये जो बनारस का कटु यथार्थ है, वो इस कविता में सामने आता है। देखी तुम्हारी काशी लोगो, देखी तुम्हारी काशी, तो शुरू शुरू में वो प्रशंसा करता है, जहां विराजे विश्वनाथ विश्वेश्वर जी अविनाशी, आधी काशी भाट भणेरिया। ये भणेरिया हैं, ये तरह तरह के पंडे होते हैं, एक घाट पर बैठते हैं, उनके लिए अलग शब्द है। जो तीर्थयात्रियों को स्टेशन से पकड़ के लाते हैं और जो मंदिर में देखते हैं, वो एक दूसरे तरह के पंडे हैं। तो ये भणरिया पंडों की एक खास किस्म है। तो आधी काशी भाट भणरिया बामन और सन्यासी, आधी काशी रंडी मुंडी राण खान की खासी, लोग निकम्मे भंगी गंजड़ जुच्छे विश्वासी। आप काम कुछ करें नहीं, कोरे रहें उपासी, महायालसी झूठे शोहदे बेफिक्रे बदमाशी, और करें तो हंसे बनावे। ये पिछड़े हुए समाज की विशेषता होती है कि इसमें अगर कोई कर्मठ है, कुछ नया करता है, तो बाकी सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। नवजागरण के चिंतकों की एक विशेषता है कि सबने इस बात को लेके कहा है कि जो भी इस समाज को थोड़ा सुधारने के लिए आगे आ रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो और करे तो हंसे बनावे, उसको सत्यानाशी, अमीर सब झूठे और निंदक करें घात विश्वासी।
ये वर्ग आधार पहचानते हैं भारतीय। जिस वर्ग के हैं उसी वर्ग की जड़ खोद रहे हैं। ये अमीर और रईस मुख्य रूप से अंग्रेजों के सबसे खैरख्वाह यही थे। अंग्रेज सबसे अधिक इनके ऊपर निर्भर कर रहे थे और इनका बस चलता तो कभी भी हिंदी, उर्दू या कोई भी भारतीय भाषा सामने आती नहीं। लेकिन अमीर सब झूठे और निंदक, क्योंकि वो कहते थे कि नहीं, उस जमाने में ये तो कोई नहीं कहता था कि विकास हो रहा है, उस जमाने में ये कहते थे कि नई सभ्यता आ रही है, ये कहते थे कि देश आधुनिक हो रहा है। हम तो बहुत पिछड़े थे, अंग्रेज हैं जो आधुनिक बनाने हमको आए हैं। करें घात विश्वासी, सिपारसी डर फुकने सिट्टू, बोले बात आकाशी। इस एक वाक्य में उन्होंने अमीर और रईस वर्ग का यथार्थ खोल के रख दिया है। ये डरपोक हैं, कभी सच्ची बात बोल नहीं सकते, चाटुकारिता करते हैं और ये आकाशी बात करते हैं, इसका कोई आधार नहीं है। फिर बनारस की एक खास बात उन्होंने कही जो उन्होंने भारतेंदु ने अपनी गलियों में देखी होगी, मैली गली भरी कतवारन। मैली गलियां जो कतवार से भरी हुई, ये है वो लेखक जो केवल हाईवे पर नहीं घूमता, केवल मुख्य सड़कें जो बड़े लोगों के आने पर साफ सुथरी कर दी जाती हैं उन्हें ही नहीं देखता, उसकी नजर गलियों की ओर भी है। वो एक ऐसा यथार्थ जिसमें नीचे नल से बदबू उबले, मनो नरक चौरासी। ये जो नीचे से सीवर के पानी का उबलना, ये जो दुर्गंध है, तो मैं कस्तूरी के मंच से दुर्गंध की बात कर रहा हूँ। वो कटु यथार्थ जो भारत जी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने देखा उस वक्त, जी, हाँ, उस काशी को, जी, उसका उन्होंने चित्र, कुत्ते भूकत काटन दौड़े सड़क साण सो नासी, दौड़े बंदर बने मुछंदर, कूदे चढ़े अगासी, घाट जाओ तो गंगा पुत्र नोचे दैगल फांसी। गंगा पुत्र बोलते हैं घाट पर रहने वाले पंडितों को। करें घाटिया बस्तर मोचन, दे दे कैसब झांसी। घाट पर रहने वाले पंडित घाटिया भी कहलाते हैं, वे वस्त्र मोचन तक कर लेते हैं। राह चलत भिख मंगे नौचे, बात करें दाकासी, मंदिर बीच भणरिया नोचे, करें धर्म की घासी। ये धर्म का सबसे पहले नुकसान वो करते हैं जो धर्म के नाम पर धर्म का व्यापार। सौदा ले दलालों नोचे, देकर लासा लासी, माल लिए पर दुकानदार नोचे, कपड़ा दे के राशि, चोर भय पर पुलिस नोचे, हाथ गले बिच ढांसी। जेब हमारी कटती है लेकिन पुलिस हमको नोचती है। ये भारतेंदु दिखला रहे हैं। गए कचहरी अमला नोचे, मेच बनावे खासी। अब यहाँ अंग्रेजी राज आया। कचहरी में जाओ, जहाँ की न्याय मिल सकता है, वहां अमले फिरें उचक्का, दे दे धक्का, लूटे माल मवासी, कैद भय की लाज तनिक नहीं, बेशर्मी नंगासी, साहे कब धर दौड़े जावे, चंदा दे ही निकासी। ये जो लंबी कविता है, इसलिए इसको यही हम समाप्त करते हैं या रोकते हैं बीच में। ये है भारतेंदु का वह यथार्थवाद जिसको प्रेमचंद में प्रतिफलित। प्रेमचंद के साहित्य में भी एक ऐसी भाषा है परिष्कृत है, क्योंकि वो उर्दू से आए थे। जी, जी, और भारतेंदु की हिंदी में थोड़ा सा देहाती उसमें सर, इन्होंने भी तो पहले उर्दू में गजलें, मुझे मालूम है सर, आप इसको बताइएगा कि जैसा मुझे मालूम है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सबसे पहले उर्दू में लिखना शुरू किया था और रसा नाम से लिखना शुरू किया। उनका तखल्लुस रसा था और जो नज़्में हैं, गजलें हैं, इन्होंने सबसे पहले उर्दू में ही लिखना शुरू किया, उसके बाद वो हिंदी में आए। इसके बारे में आप बताइएगा। जी जी। भारतेंदु उर्दू ही नहीं, फारसी और अरबी भी ठीक ठीक जानते थे। अच्छा। एक बनारस के अमीर, रईस और विद्वान जो स्कॉलर्स हैं,
ये स्कॉलर्स की विशेषता होती थी कि संस्कृत के बाद घरों में इन्हें फारसी जरूर पढ़ाई जाती थी, क्योंकि फारसी राजभाषा थी। बंगाल में भी राजा राम मोहन राय फारसी पढ़कर पटना तक आए थे। तो ये बंगाल तक की बात, इसीलिए उस समय के अखबारों को आप पाएंगी हिंदी में, फारसी में, अंग्रेजी में, 4-5 भाषाओं में एक साथ निकलते थे। तो फारसी एक स्कॉलर को जानना जरूरी था और उर्दू तो वो जानते ही थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की हिंदी की विशेषता यह है कि जो बनारस की बसाहट है, जिसमें अनेक भाषा बोलने वाले लोग, अनेक शैली की हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं, उतने ही तरह की भाषाएं, उतने ही तरह की शैलियां भारतेंदु के यहाँ मिलती हैं। प्रेम जोगिनी नाटक में पूरा एक अंक मराठी में है। प्रेमचंद के, भारतेंदु के यहाँ पूरा प्रेम जोगिनी का एक नाटक मराठी में है। उनकी कविताओं में राजस्थानी, मारवाड़ी, पंजाबी, बंगला और गुजराती के भी गीत मिलते हैं। इन भारतीय भाषाओं में तो उनकी रचनाएं हैं ही, और जैसा कि आपने कहा, उन्होंने बाकायदा विज्ञापन दिया था और कुरान का उन्होंने में हिंदी अनुवाद उन्होंने प्रकाशित करना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि अगर ठीक ठीक गिनती में हमें ग्राहक मिल जाए तो मैं हिंदी में कुरान पूरा का पूरा छापूंगा, ताकि लोग जानें इस महान धर्म की, उस महान धर्माचार्य, उन्होंने कहा था ईश्वर के किंकर मोहम्मद, ईश्वर किंकर। तो जो ईश्वर का आस है, संदेश वाहक, उसके महान धर्म का परिचय मैं हिंदी में देना चाहता हूँ। ग्राहक नहीं मिले, इसलिए कुछ भी उन्होंने अनुवाद करके से रहने दिया। उन्होंने एक विज्ञापन और दिया कि सातवें दिन, हर सातवें दिन कासिद नाम का अखबार आएगा। वो उर्दू में ये अखबार साप्ताहिक निकालना चाहते थे, लेकिन ग्राहक नहीं मिले तो ये भी नहीं हो सके। लेकिन रसा नाम से तो बाकायदा उनकी गजलें मिलती हैं। मैं इसमें से कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। ठीक है सर, ओके। तेरा दम भरते हैं हिंदू अगर नाखूस बजता है, तेरा दम भरते हैं हिंदू अगर नाखूस बजता है, तुझे ही शेख ने प्यारे अजा देकर पुकारा है। एक खास सूफी रंग, वाह, बहुत सूफीज़्म से भरा हुआ है। जी, तुम्हारा नूर है हर शय में, कहसे कोह तक प्यारे, कहसे कोह तक, एक तिनके से लेकर पर्वत तक, हर शय में तुम्हारी ही ज्योति प्रकाशित है। तुम्हारा नूर है हर शय में, कहसे कोह तक प्यारे, इसी से कह के हर हर तुमको हिंदू ने पुकारा है। गुनह बख्शो रसाई दो रसा को अपने कदमों में, गुनह बख्शो रसाई दो रसा को अपने कदमों में, बुरा है या भला है जैसा है प्यारे तुम्हारा है। ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक हिंदी के कितने रंग हो सकते हैं, उर्दू में भी उन्होंने लिख के दिखाया कि जब भी हमारी भाषा बोल चाल के लहजे पर आती है, तब वो भाषा होती है, उसे उर्दू कहो तो, हिंदी कहो तो, हम उसे समझते हैं। हमारी ही हिंदी, हमारी ही, वो है ना शमशेर की एक कविता, कि हमारी ही उर्दू, हमारी ही हिंदी है? तो उन्होंने कहा था कि कोयल के की बोल और बुलबुल के तराने, हम दोनों का रस जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों शैलियों से अवगत हैं, हम दोनों का रस पाके पुष्ट हुए हैं। तो ये भाव है उस दौर का, जो स्कॉलरशिप है, वो चाहे हिंदी में हो चाहे उर्दू में आया हो। उर्दू के भी शायर ब्रजभाषा की कविता से पूरी तरह परिचित होते थे, और वैसे ही हिंदी के भी स्कॉलर्स की ये विशेषता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र
की ये खासियत है कि वो खांटी उर्दू भी लिख सकते थे। एक उर्दू में रचना आई थी तहकीकात पूरी, तो उन्होंने उसकी समीक्षा खांटी उर्दू में लिखी, तहकीकात पूरी की तहकीकात। तो उसको अगर पढ़ें तो लगेगा कि अरे ये हिंदी का लेखक लिख रहा है। तो भारतेंदु का अधिकार भाषा पर जबरदस्त है, और फिर वो दोनों के बीच सेतु बनकर जो काम किया आगे चल के प्रेमचंद ने किया। हम प्रेमचंद को कहते हैं कि वह सिंह द्वार है। जैसे बीएचयू के मेन गेट पर हम पहुंचते हैं तो लगता है कि अब यहाँ से सिटी खत्म होती है और यूनिवर्सिटी शुरू होती है। उसी तरह से प्रेमचंद या डांटे की का काव्य पढ़ें तो लगता है यहाँ मध्य युग समाप्त होता है और आधुनिक युग शुरू होता है। खुसरो को पढ़ें तो लगता है यहाँ मध्य युग खत्म हो रहा है, आधुनिक युग शुरू हो रहा है। तो उसी तरह से प्रेमचंद हैं आधुनिक युग के सिंह द्वार, लेकिन वो सिंह द्वार बड़ा विशाल है और वो बनना शुरू हो गया था भारतेंदु के समय से। तो भारतेंदु को याद करना इसीलिए मैंने कहा कि अपना ही बनना जानना है, अपने को ही देखना और पहचानना जानना है। ये जो भारतेंदु की भाषा है, इसमें गजलें तो हैं ही, संगीत के वे बहुत बड़े पारखी थे और उन्होंने पुराने ढंग के ध्रुपद और धमार भी लिखे, और दूसरी तरफ उन्होंने ठुमरी, कजरी, और कजरी के भी कई ढंग उनके गीतों में मिलते हैं। एक मशहूर रचना है 19वीं शताब्दी की उर्दू की, इंदर सभा। इस इंदर सभा की उन्होंने एक बड़ी मजेदार पैरोडी लिखी है और उसका नाम रखा है बंदर सभा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि इंग्लिश में रोमांटिक एज में बहुत कम कवि हैं, क्योंकि रोमांटिसिटी से जो हास्य बोध है ह्यूमर का, सेंस ऑफ ह्यूमर का, वो मेल नहीं है। सेंस ऑफ ह्यूमर वो रोमांसिटी का जो माहौल है उसको खत्म कर देता है। लेकिन बायरन ऐसा एक कवि हुआ जो रोमांटिक एज में भी उसने व्यंग्य की कविताएं लिखी। ये अंग्रेजी में एक खास तरह का कवि माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ निराला छायावादी दौर के कवि हैं, लेकिन उनके यहाँ हास्य और व्यंग्य भी मिलता है। उसी तरह से जैसे कि भक्ति युग में तुलसीदास, कबीर, जिनके यहाँ बहुत तन्मय होकर के वो प्रेम के भी गीत गाते हैं और दूसरी तरफ समाज पर टूट भी पड़ते हैं, व्यंग्य भी करते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ठीक उसी तरह से ये जो बंदर सभा जैसी रचनाएं हैं, यानी हमारा समाज यानी बनारस के लोग जितने प्रकार के मूड में बोलते हैं, उतने प्रकार के मूड में भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता बोलती है। इसीलिए उनमें हास्य भी है, यानी उन्होंने चुटकुलों का पूरा एक संग्रह ही निकाला और उसका नाम ही है परिहासिनी। मरने से कुछ ही समय पहले बलिया में एक ददरी का मेला हुआ था और भारतेंदु हरिश्चंद्र का उसमें सम्मान किया गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस सम्मान में इंस्टीट्यूट क्लब के मंच से एक भाषण दिया था। उस भाषण का शीर्षक है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। बहुत ही अपने ढंग का अनोखा व्याख्यान है वो। अंग्रेज भी वहां बैठा हुआ है, अंग्रेज के बड़े बड़े अधिकारी यानी कलेक्टर बैठा हुआ है, लेकिन उन सबके बीच चीजें हंसी मजाक के लहजे में, एक तो वो लोग हिंदी समझते नहीं थे, तो उसमें हंसी और मजाक के लहजे में अपने देश की दशा का कैसे कैसे वह वर्णन करते हैं। और करते करते वो सहसा इस चीज पर आ जाते हैं कि घर में देवरानी जेठानी का जब भी झगड़ा होता हो, लेकिन घर पर जब कोई बात आ जाती है तो वो मिल के काम करती हैं, चूल्हे में वो मिल के रसोई बनाती हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा, हिंदू और मुसलमानों, तुम दोनों मिल के एक होके आगे बढ़ो।
उन्होंने कहा तुम दोनों के पीछे एक पुरानी सभ्यता है। तो फिर पहले हिंदुओं से उन्होंने कहा कि अब वो जो पुरानी सभ्यता के रूढ़ रिवाज, जाति प्रथा, बाल विवाह, वृद्ध विवाह, अनमेल विवाह, बहुत सारी जो कुप्रथाएं हैं, छोड़ो उनको और आगे बढ़ो। उन्होंने कहा इस दौर में आगे बढ़ने की होड़ मची है और अगर पीछे छूट जाओगे तो बहुत दिनों के लिए पीछे छूट जाओ। तो तरक्की के लिए ललकारा। और इसके बाद मुसलमानों पर आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पीछे भी एक पुरानी परंपरा है, बहुत पुराने पुराने ढंग की किताबें तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, वो बहुत अच्छा मनोरंजन का काम कर सकती हैं, लेकिन जमाने ने जो चुनौतियां पेश की हैं उनसे मुकाबला ये बच्चे नहीं कर पाएंगे, इसलिए उठो, जागो। और उन्होंने कहा कि ये जो नई और पश्चिम से सीखने को कहा, ये जो बाद में सैयद अहमद खान ने कहा, सर सैयद अहमद खान ने मुख्य रूप से जो नई रोशनी के लिए ललकारा, तो उनकी चिंता इसी बात की थी कि समाज को आगे बढ़ाओ, विज्ञान, ज्ञान विज्ञान के जरिए ये दुनिया आगे दौड़ी चली जा रही, क्योंकि वो तो इंग्लैंड गए थे, उन्होंने निकट से देखा था। तो उसी तरह से भारतेंदु ने दोनों को ललकारा। और ये मालवीय जी से बहुत पहले उन्होंने एक सपना देखा था कि मैं एक हिंदी की यूनिवर्सिटी खोलना चाहता हूँ। दूसरा सपना उन्होंने ये देखा था कि मैं एक इंजीनियरिंग का विश्वविद्यालय खोलना चाहता हूँ। तो ये जो नया ज्ञान विज्ञान है, तकनीक है, इसके जरिए हिंदुस्तान को बढ़ाना है। तो बनारस जैसी पुरानी नगरी में रहते हुए बहुत दूर तक आधुनिकता की एक जो नई रोशनी है उसकी ओर वह इशारा कर रहे हैं कि वहां तुम्हें जाना है, उस तरफ तुम्हें जाना है। तो वो भाषण इस दृष्टि से बहुत मशहूर है और उसमें उन्होंने स्वदेशी के लिए ललकारा। उसकी शुरुआत तो बनारस से ही की थी उन्होंने। असल में उनके घर के ही पास, भारतेंदु भवन के पास ही घाट से लगा हुआ गोपाल मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। तो उनके परिवार के रिश्ते उस मंदिर से तब से बने हुए हैं। तो गोपाल मंदिर के यानी वैष्णव कृष्ण भक्तों का एक समाज था, तदीय समाज, वो लोग उसमें जुटते थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसमें एक प्रतिज्ञा पत्र लिखवाया। उस प्रतिज्ञा पत्र में एक प्रतिज्ञा ये है कि हम विदेश का बना हुआ कपड़ा अब से नहीं पहनेंगे। यानी गांधी जी से बहुत पहले उन्होंने विदेशी माल के बायकॉट का एक रास्ता बनाया और ये हमारे एक साहित्यकार ने किया, वो लीडर नहीं था। और कांग्रेस तो तब तक बनी नहीं थी, और कांग्रेस बन भी गई तो उसको ये बात बहुत बाद में सूझी, गांधी युग में सूझी। तो खैर, तो बलिया में उन्होंने कहा कि तमाम चीजें, माचिस से लेकर सुई से लेके तमाम बड़ी बड़ी चीजें सब तो विदेश से आती हैं। तो तुम कब जागोगे, अपने देश की चीजों से अपनी चीजें कब बनाना सीखोगे? तो स्वदेशी के लिए उन्होंने ललकारा। और उसमें जैसा मैंने कहा मजाक, तो उन्होंने एक चुटकुला सुनाते हुए अपना व्याख्यान समाप्त। वो चुटकुला क्या है? ये जो हास्य बोध है, सेंस ऑफ ह्यूमर भारतेंदु का, ये उनको बहुत आधुनिक बनाता है। क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ रीति काल है, श्रृंगार की कविताएं हैं, नायिका भेद है, तमाम तरह तरह की नायिकाएं, यानी स्त्री में उनको बस टाइप्स दिखाई देती हैं, तरह तरह की नायिकाएं। स्त्री का जो अपना व्यक्तित्व है वो नहीं दिखाई देता, उसके सौंदर्य में कुल मिला जुला के जो कांति है वह नहीं दिखाई देती। वो एक एक अंग का नखशिख गणितीय ढंग से, मैकेनिकल अप्रोच टू ब्यूटी, ये दिखाई देता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसकी जगह पर जो नया रास्ता निकाला, तो वो रोमांटिसिज्म की ओर हमको ले जाता है, वो हमारी दृष्टि का विस्तार करता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो हास्य बोध है वो हमको नया बनाता है। वो मजाक उड़ाना सिखाता है कि ये जो पुरानी चीजें हैं जिन पर तुम रीझते आ रहे हो, ये एक अफीम का नशा है, छोड़ो इसको। तो उसका एक मजाक उड़ाते हैं। तो उसी तरह से एक मजाक है, हर चीज विदेश से आ रही है, इसका एक मजाक है। उन्होंने कहा कि एक साहब थे,
और बड़े अमीर थे, रईस थे। तो सभा में बन ठन के जब बैठे तो किसी ने कहा कि इनका अंगरखा तो फलाने का है, किसी ने कहा इनका दुपट्टा तो फलाने का है, किसी ने कहा कि इनकी धोती तो यहाँ की है, तो किसी ने कहा इनकी टोपी फलाने की है। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा कि अपनी तो मूछें ही मूछें हैं। तो ये जो एक चुटकुला है कि तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है, लेकिन एक झूठा सम्मान अपने दिल में जो तुम चिपकाए फिर रहे हो, उसका कोई आधार नहीं है और ये हंसी की वस्तु है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो हास्य बोध है वो भी अपना एक आधुनिक रंग है। यानी बनारस से ही यह जो उन्होंने सेंस ऑफ ह्यूमर पाया था, उसको एक साहित्यिक उपकरण के रूप में, एक टूल ऑफ आर्ट्स के रूप में कैसे उन्होंने अपनी रचनाओं में इस्तेमाल किया और बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया, ये एक खास बात है। मसलन आप देखें कि उनके यहाँ अंधेर नगरी में बाजार में हर चीज टके सेर बिक रही है, मछली टके सेर, और चूरन वाला उसमें आता है, और वो चूरन वाला जो चूरन का लटका गाता है उसमें उस समाज की खास तौर से विनोद भंगी के साथ काफी उसका मजा लिया है। चूरन खाता एडर जात, जाके पेट पचे नहीं बात, चूरन साहेब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। अब ये अंग्रेज तो इसको समझ नहीं सकता, चूरन वाला गा रहा है। उन्होंने नाटक में देखा कि केवल बाजार का दृश्य, ये उन्होंने अपने यहाँ जो बंगला भाषी लोग हैं बनारस में, उन लोगों ने एक नेशनल थिएटर बनाया था। तो उन लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि हमको एक नाटक चाहिए, हम हिंदी का नाटक खेलेंगे। तो भारतेंदु ने कहते हैं कि एक ही दिन में ये नाटक लिख दिया प्रहसन, और उसी दिन शाम को दशाश्वमेध पर ये नाटक खेला गया। इस अंधेर नगरी नाटक में चूरन वाला है, मछली वाली है, और उसमें फ्रूट और माने बहुत सारे फल और सब्जियां बिक रही हैं। तो वो बेचने वाली कह रही है कि हिंदुस्तान का बहुत मशहूर फल भी है फूट और बेर। हम जानते हैं कि फूट किसको बोलते हैं और बेर बैर। तो भारतीय समाज का जो एक खास विशेष रूप है वो है फूट और बैर, जो भारत को एक नहीं होने देता। वो एक बेचने वाली बाजार में अपनी भाषा में कह जाती है। उसी तरह से उस बाजार में एक आता है जो जात बेचने वाला है, कहता है कि अगर पैसा मिले तो मैं अपनी जात बेच सकता हूं, केवल टका, एक टके में हर चीज बिक रही है उस बाजार में, तो मैं कोई भी जात बेच सकता हूं और किसी को भी एक नई जात दे सकता हूं। यानी उसमें खरीद बिक्री दोनों चल रहे हैं। ये भारतेंदु की जो आधुनिकता है, जो साहित्यिक और कलात्मक ढंग से व्यक्त होती है, ये बनारस के ही जन समाज से, उसकी जन संस्कृति से लेके उन्होंने अपने ढंग से इसको विकसित किया है। दूसरे भारतेंदु की एक खास बात ये है कि वे सर एक मिनट मैं बोल दूं। मैं अपने काशी कला कस्तूरी के जो दर्शक हैं या जो श्रोतागण हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप जो इतना सारगर्भित व्याख्यान है सर का, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये सर की बातें, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बातें जो काशी से रिलेटेड हैं, काशी से मुंसलिक हैं, ये दूर दूर तक पहुंचे। तो आप लोग प्लीज इस लेक्चर को, इस व्याख्यान को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। जी सर। तो ये भारतेंदु की जो कला है वह भी इसी धरती से और यहाँ के लोक जीवन से, यहाँ की लोक संस्कृति से उन्होंने ली है। लेकिन
उसको उन्होंने अपने ढंग से जो इस्तेमाल किया है, एक नई कला जो गढ़ी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो मैं ये बता रहा था कि धार्मिक रूप से, यानी जिसको निष्ठा कहते हैं आप, कन्विक्शन, तो उस दृष्टि से वो एक कट्टर वैष्णव थे, वीर वैष्णव जिसको कहते हैं। गोपाल मंदिर से बाकायदा दीक्षित होकर के वो थे। लेकिन इसके बावजूद धार्मिक दृष्टि से जो हमारे बनारस का रंग है, जो हमारे हिंदू धर्म की भी विशेषता है, उदारता, भारतेंदु हरिश्चंद्र की विशेषता यह है कि धर्म की दृष्टि से निष्ठावान होते हुए भी, यानी जिसको कहते हैं उर्दू में पाबंद, पाबंद होते हुए भी वे अत्यंत उदार हैं। उनका एक काव्य संग्रह है जैन कुतूहल, और वो जैन धर्म के लिए कहते हैं कि महावीर और अरहत भी भगवान का एक रूप है। तो इतने वह उदार थे, जो धर्म के भी नाना रंगों को, यानी इस दृष्टि से देखिए तो उनके साहित्य और विचार में नाना रंगों को एक साथ ले लेने की क्षमता है। इस दृष्टि से जो विविधता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र में बेमिसाल है। कला की इतनी माने विविधता पुराने लोगों में फिर आपको तुलसीदास में मिलेगी, या और पुराने लोगों में अमीर खुसरो में मिलेगी, जहाँ फारसी भी मिल जाएगी, संस्कृत भी मिल जाएगी, मुकरी भी मिल जाएगी, पुराने ढंग की शास्त्रीय चीजें भी मिल जाएंगी, और बिल्कुल अत्यंत लोकप्रिय चीजें भी मिल जाएंगी। यानी 600 वर्षों बाद आप मुकरी खोजने लगिए टार्च जला के, तो हमारे हिंदी उर्दू साहित्य में या तो खुसरू के यहाँ मिलती है या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र के यहाँ मिलती है। और उन्होंने लिखा नए जमाने की मुकरी, यानी 600 साल पुरानी वो चीज समाज में थी और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फिर उसको जिंदा किया, नए जमाने की मुकरी। भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा के लिए उन्होंने कहा कि इसके भीतर कोई तत्व तो नहीं होता, बाहर से बड़ी स्मार्टनेस दिखलाई देती है। इस अंग्रेजी भाषा में स्वयं उनकी दक्षता थी। उन्होंने एजुकेशन कमीशन के सामने अपनी जो गवाही थी वो अंग्रेजी में पेश की थी, लेकिन वो अंग्रेजी का मजाक भी उड़ाते थे। और उन्होंने अपने हरिश्चंद्र मैगजीन में अंग्रेजी में कविता लिख के इसका मजाक उड़ाया था, और वो उसको रोमन लिपि में उन्होंने छापा भी था। तो वो है, व्हेन आई गो सर मुलाकात को, दीज चपरासीज ट्रबल मी मच, हाउ कैन गिव डेली इनाम, एवर दे आस्क मी आई से सच। समटाइम दे गिव मी गर्दनिया एंड टेल बाहर निकलो तुम, देना न लेना मुफ्त के आए यहाँ हैं, बने दरबान की दुम। तो इस तरह से वो अंग्रेजी का मजाक भी उड़ाते हैं, और हिंदी में इस तरह से हजारों रंगों की जो कलियां हैं उनके पटल एक पर एक खुलते जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपनी भाषा पर तो नाज था ही, लेकिन अपने घर की जो रईसी है और ठाट बाट है, धन ऐश्वर्य उनके, माने बाबू हरिश्चंद्र जी गली से ताम झाम से बाहर आते थे। अब हमारी भोजपुरी में ताम झाम मुहावरा चलता है, लेकिन वास्तव में ताम झाम क्या होती है ये आपको रामनगर के किले में जब पालकियों वाले गलियारे में जाइए तो उसमें ताम झाम पालकी मिलती है, या फिर भारतेंदु भवन में जाइए तो बिल्कुल उसके बाहरी पोर्च में ही वो रखी हुई मिलती है। तो ताम झाम से, पालकी से वो आते थे चौक पे, और चौक पर फिर हाथी पे सवार होते थे। तो इतने बहुत बड़े लोग, लेकिन उन्होंने इस रईसी ठाट को, क्या कहेंगे उसको, उन्होंने उसको अपनी मस्ती और मौज और जनता से एक रूप होके धूल की तरह उड़ा दिया। एक बार मोमबत्ती जला के 100 रुपये का नोट उस जमाने का उन्होंने धीरे धीरे जलाना शुरू किया। तो उनके अभिभावक जैसा एक चाकर
देख रहा था। तो भारतेंदु तो बाद में जनता ने तब कहा जब शिव प्रसाद जी को, राजा शिव प्रसाद जी को सितारे हिंद का पद अंग्रेजों ने दिया, तो भारतीय हिंदी के लेखकों ने उनको भारतेंदु का पद ये कहना चाहिए कि प्रस्तावित किया और स्वीकृत होता हुआ इनके जीवन काल में ही उनको भारतेंदु कहा जाने लगा। तो उनका असली नाम पीछे रह गया, लेकिन वो कहलाते थे बाबू हरिश्चंद्र, और जो उनके घर के बुजुर्गवार लोग थे वो कहते थे बबुआ हरिश्चंद्र। हाँ हाँ हाँ, शबनम कुछ कहना चाहती हैं? तो ये हाँ, जो सितारे हिंद थे उन्हीं के उस पे इन्होंने फिर वो भारतेंदु रखा कि भारत के सितारे या इस तरह से। बिल्कुल, उन्हीं के जो अपने उस्ताद के। हाँ जी बिल्कुल, वो तो उनके उस्ताद थे ही, क्योंकि मुद्रा राक्षस नाटक संस्कृत से जब उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया तो उन्होंने बाबू शिव प्रसाद को, अपने गुरु को, उसे समर्पित किया। तो राजा शिव प्रसाद थोड़ा अंग्रेजों की ओर झुके हुए थे, इसलिए उनको स्टार ऑफ इंडिया का पद दिया गया, खिताब दिया गया। तो इस सितारे हिंद के जवाब में हिंदी लेखकों ने, उनकी देशभक्ति बोल रही थी इसके भीतर से, उन्होंने भारतेंदु का पद उपाधि दी। तो बहरहाल तो उनको घर के लोग बबुआ, बुजुर्ग लोग बोलते थे। महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी का एक पत्र मिलता है उनके नाम, जिसमें वो लिखते हैं बबुआ हरिश्चंद्र। तो उस चाकर ने देखा कि नोट जला रहे हैं बाबू साहब, तो उसने कहा बबुआ ये नोट काहे जलाते हो? तो उस जमाने के 100 रुपये के नोट में एक चमड़े का हल्का सा, उसमें एक तार भी रहता था, तो जलाने पर वो चमड़ा जलते समय उससे बदबू निकलती थी, खास तरह की बदबू। कहा बाबू काहे जलाते हो, इससे बहुत दुर्गंध निकल रही है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा मैं यही तो महसूस करना चाहता हूं कि ये जो धन है जो हमारे पूर्वजों को खा गया, इसमें कितनी बदबू है, मैं इसी को देखना चाहता हूं। वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से हमारे भारतीय जीवन की, हमारे लोक जीवन, हमारे लोक संस्कृति की जो कस्तूरी गंध है, वह उन्होंने हजार हजार रचनाओं में इस तरह से हमको वितरित कर दी, दान कर दिया उन्होंने हमको, वो अब तक हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे की कहानी यह थी, एक महान त्याग, बलिदान, ऐश्वर्य, भोग और विलास की लहरें उनके चारों ओर उमड़ रही थी, लेकिन उन सब कुछ के भीतर से वो एक ऐसा त्यागी वीर निकला, एक महान देशभक्त, जिसने साहित्य के माध्यम से देशभक्ति की पताका ऊंची की, जिसने सर्वधर्म समभाव की पताका ऊंची की, जिसने भारतीय भाषाओं की पताका ऊंची की, जिसने हिंदी के हजारों रंग की शैलियों की पताका ऊंची की। उसने महसूस किया कि इस धन, ऐश्वर्य और भोग विलास के पीछे बहुत भारी बदबू है, उसको उसने भीतर से महसूस किया, और इसलिए वो हमारी जमीन से जो कस्तूरी की गंध उठ रही थी, उससे वह एक रूप हो गया, और इसलिए वो एक महान साहित्य हमको दे सका। उसके पीछे काशी है, काशी की महान परंपरा है। यानी संस्कृत का जब नाटक उन्होंने अनुवाद किया मुद्रा राक्षस, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि संस्कृत के विद्वानों पर उनको अपनी धाक जमानी थी, विद्वान तो थे ही वो, उनके पास संस्कृत की इतनी पुरानी रचनाएं थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल में बैठे हुए संस्कृत के महान विद्वान उस युग के, उनको जब शकुंतला नाटक का संपादन करना हुआ तो उसकी प्रामाणिक पांडुलिपि के लिए वे बनारस आए, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की लाइब्रेरी से उनको ये शाकुंतलम की पांडुलिपि, ऐसे से भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र तो विद्वान तो थे, लेकिन मुद्रा राक्षस की भूमिका में उन्होंने कहा, मुद्रा राक्षस एक राजनीतिक नाटक है,
तो इस राजनीतिक नाटक को ही उन्होंने क्यों चुना? इसलिए चुना, उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि जो हम राजनीति का कलबल छल है, जनता हमारी उससे वाकिफ हो, हमारी जनता जाने कि राजनीति कैसे जनता के साथ कलछल करती है। और उन्होंने एक जगह कविवचन सुधा में लिखा था कि जैसे अमेरिका उपनिवेशित होकर स्वाधीन हुई, वैसे भारत भी हो सकता है। यानी अगर भारत को स्वाधीन होना है तो यहाँ के लोगों को जानना होगा अंग्रेजी राज की राजनीति, उसका कल बल और छल, ये उसमें ध्वनि है। तो एक रईस परिवार से होते हुए, रईसी का पर्दा रखते हुए और बहुत ही विश्वसनीय तरीके से कैसे वह जनता से कभी कान में मुंह रख कर बात कर जाते हैं, कनबतियां कर जाते हैं, कभी राज की बातें कर जाते हैं और कभी खोल के समझा जाते हैं। तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो बनारस के उतने रंगों में हमसे बोलते हैं, बतियाते हैं, हमको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, और उनका व्यक्तित्व भी इस हास्य, व्यंग्य और परिहास में, क्योंकि दुखी लोगों के बीच, अकाल और महामारी से मारे जाते हुए लोगों के बीच, जैसा कि एक चिंतक ने कहा है कि हास्य और व्यंग्य भी एक बहुत बड़ी ताकत का काम करता है। जो उदास है, भय और आतंक का जब माहौल होता है, जैसे कि पाकिस्तान में जब फौजी शासन था, तो वहां सबसे ज्यादा व्यंग्य रचनाएं की गई और व्यंग्य रचनाएं सबसे ज्यादा वहां लोकप्रिय हुई। उसी तरह से हमारे हिंदुस्तान में जब इमरजेंसी लगी तो बहुत व्यंग्य रचनाएं हुई। और आज के दौर में भी देखें तो इंटरनेट के माध्यम से लोग अपने दिल के फफोले हास्य और व्यंग्य के माध्यम से ही फोड़ते हैं। हाँ, शबनम कुछ पूछना चाहती है? हाँ जी, जैसा कि सर अकबर इलाहाबादी ने भी कहा था उस वक्त के माहौल को देख के, क्योंकि बहुत से हिंदुस्तानी हम लोग में से ऐसे भी थे जो अंग्रेजों की ज्यादातर चाटुकारिता कर रहे थे, तो और दिखा भी रहे थे कि हमको अपने मुल्क का, अपने हिंदुस्तान की बहुत फिक्र है। तो उसी पे उनका ये शेर था, तंजिया शेर, क्योंकि ऐसे ऐसे माहौल पे ही तंज और कमेंट और इस तरह के व्यंग वाले अशार और कविताएं आती हैं। तो उन्होंने कहा था कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। तो इसीलिए जी, तो इसी तरह के व्यंग्यात्मक चीजें तो उस वक्त आती हैं। इसीलिए फिराक साहब ने एक लंबी नज्म लिखी है अकबर इलाहाबादी की प्रशंसा में, और उसमें उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े लीडरों की स्पीच से जो काम नहीं हुआ, हे महाकवि, वो तुम्हारी लताड़ ने कर दी। एक यही शब्द इस्तेमाल किया है, जबकि उर्दू कविता में उस्ताद इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो है वो मना करते हैं। उर्दू में संस्कार, शिष्टता, सौजन्य और शालीनता की एक जबरदस्त परंपरा है, लेकिन फिराक साहब जैसा आदमी लताड़ शब्द का इस्तेमाल करता है कि तुमने लताड़ से इस जाति को जगाया, इस कौम को जगाया। ऐसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत सही मौके पर आपने याद दिलाई अकबर इलाहाबादी की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसी तरह से हमें गुदगुदा के, कभी हंसाकर और कभी लताड़ देकर हमको जगाया, और इसीलिए हम उसे नवजागरण का अग्रदूत कहते हैं। हिंदी भाषी समाज को जगाया, इसलिए हम कहते हैं वे हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हैं। मैं डॉक्टर शबनम का काशी कला कस्तूरी मंच का हृदय से आभारी हूँ कि आज हिंदी दिवस के मौके पर, आज भारतेंदु और काशी पर आप सबसे मुझे चर्चा करने का सुअवसर मिला। ये मेरे लिए आनंद का विषय है और ये मेरे लिए सौभाग्य का भी विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वाकई में आपका जो व्याख्यान था बहुत ही सारगर्भित था, बहुत ही सारगर्भित। और आज के दिन मुझे लगा कि इससे बेहतर कोई और किसी पर व्याख्यान नहीं हो सकता है,
कि जिससे एक नए युग की शुरुआत होती है, एक भारतेंदु युग की शुरुआत होती है, जिसको आधुनिक हिंदी काल का पितामह कहा जा रहा हो। तो मुझे ये लगा कि नहीं, मैं और चंद्रकला त्रिपाठी मैम हम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया कि नहीं, ये टॉपिक अच्छा है कि जिसको पितामह कहा जा रहा है, आज उसको लेकर और काशी को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वाकई में उन्होंने काशी की सिर्फ तारीफ नहीं देखी, सिर्फ उसके उसी पहलू को नहीं देखा जो सबको दिख रहा था। उस गलियों में भी गए, घाटों में भी गए, मंदिरों में भी गए, मस्जिदों में भी गए, जगह जगह जा जाके चीजों को उन्होंने देखा और समझा और उस तरह से व्यंग भी किया। तो वाकई में सर, आपका काशी कला कस्तूरी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता है कि आपने इस तरह का बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत आपने एक व्याख्यान दिया। और मैं चाहूंगी कि आप आगे भी इसी तरह के व्याख्यान के लिए, मैं काशी कला कस्तूरी आपको बुलाएगा और मैं चाहती भी हूँ कि आप आइए, इस तरह से आपको सुनने का मौका मिलेगा। क्योंकि सर, मुझे लगता है, बल्कि हम सबको लगता है कि आप धरोहर हैं, क्योंकि आने वाला वक्त आपके एक एक लेक्चर को संजो कर रखना, संभाल कर रखना, मैं समझती हूँ कि हम लोगों का फर्ज है। और उसको जो है, मैं बीच बीच में मैं चाहूंगी कि इस तरह के आपके लेक्चर होते रहें डिफरेंट टॉपिक्स पर, और लिटरेचर से लेकर चाहे वो जो भी साहित्य हो, तो उस पे इस तरह की बातें हों, ताकि इतने नॉलेजेबल इंसान बहुत मुश्किल है अब मिलना। और सर, आपके लेक्चर को सुनने के लिए बहुत से जो विश्वविद्यालय के सिर्फ यही नहीं कि वो हिंदी डिपार्टमेंट के ही हों, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग, छोटे से लेकर बड़े तक सब सुनना आपको चाह रहे थे। और आपने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया सर, कि एक भारतेंदु हरिश्चंद्र पर, जो हमेशा लोक धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपनी परंपरा के लिए हमेशा आगे आगे रहे और उसको संरक्षित करना चाहा। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना अनुरागी कोई और हिंदी प्रेमी होगा जितना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। तो सर, इन्हीं के साथ साथ और बहुत लोग जुड़े हुए थे आपके साथ। मैं सबके ऊपर ये आ भी रहे थे, सबके कमेंट सर आप देखिएगा, बहुत लोग जुड़े हुए थे और सारे लोग सुन रहे थे आपको। और इसी के साथ काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों का, सर के साथ साथ सभी दर्शकों का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद सर, लीव कर दीजिएगा।